स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 3 पार्ट 4 में आज हम कहावतें करेंगे। ओके, आप टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, है ना। लास्ट टाइम 15 पेज नंबर का कंप्लीट कर लिया है ना। रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। ये आपको बता दिया कि लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं। ओके, अभी स्टार्ट करेंगे। 4 नंबर है, 16 पेज नंबर निकालिए। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता दे रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि जैसे कि कोई शब्द दिया गया है उसके बारे में 4 वाक्य को प्रयोग कीजिए, तो कैसे करते हैं वहाँ वो मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, है ना। तो आज मैं आपको पहले वो बता देती हूँ कि अगर ऐसा शब्द आता है वहाँ लिखा हुआ होता है, आपको उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए, या उदाहरण के अनुसार 3 वाक्यों में प्रयोग कीजिए, उदाहरण के अनुसार 2 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये ऐसे अगर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप कैसे करेंगे वो हम अभी आपको बता रहे हैं। ओके, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल लुक एट द टेक्स्ट बुक में ध्यान देंगे। उसमें आपको लिखा हुआ है कि जैसे घर, है ना, घर, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ घर। चलिए बोर्ड पे लिखेंगे पहले। ओके, है ना। तो अभी मैं आपको बोर्ड पे लिख के बता रही हूँ। लास्ट टाइम करवाया तो फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए। ऐसे प्रश्न आपको बार बार रिपीट होते रहते हैं और आते ही रहेंगे, तो आपको ध्यान में रख लेना है कि कहीं भी किसी भी क्लास में, है ना, ऐसा नहीं कि आप 6 में ही हो तो 6 में ही पढ़ना है, बट ऐसा है तो आपको अभी से ही ध्यान में रखना है कि ऐसे प्रश्न के उत्तर ऐसे दिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए, उदाहरण के अनुसार, है ना, शब्द का चार वाक्यों में प्रयोग कीजिए, है ना। वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके, तो ये आपके लिए हो गया 4 वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे। जैसे आपका है वाक्य, क्या है, जैसे, है ना, जैसे क्या है, घर, है ना, ये क्या है आपका घर। तो घर को वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, घर को वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे। पहले हम घर को वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे हमने मेरा घर कहाँ है, भोपाल में है, मेरा घर सूरत में है, मेरा घर अहमदाबाद में है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ लिख सकते हैं, है ना। मेरा घर गुमा में है ना, तो ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ लिख के आपको बता देती हूँ। मेरा घर है, तो ऐसे वाक्य बना है, मेरा घर सूरत में है ना। यहाँ आपका दिया हुआ है मेरा घर सूरत में है। तो एक ये कौन सा फर्स्ट वाक्य हो गया। अभी हम दूसरा करेंगे। कैसे, मुझे, लिखिए, मुझे अपना घर बहुत पसंद है। मुझे अपना घर बहुत पसंद है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि जो भी हम वाक्य लिख रहे हैं उसमें क्या आ रहा है, घर का हम
यूज कर रहे हैं। तो जो भी वाक्य से बनता हुआ आपको वाक्य मिलेगा तो उस वाक्य से शब्द जो बनाएंगे आप उसमें उसका होना बहुत जरूरी है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नदी है ना, तो नदी है तो नदी का कैसे वाक्य करेंगे कि मेरे घर के पास एक नदी है, तो आ गया ओके और तो उसमें नदी आ गया। फिर दूसरा कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप मेरे घर के पास एक नदी है ना। फिर नेक्स्ट अगर आपको करना है तो कैसे आप करेंगे, लोग नदी में तैरते हैं, है ना, लोग नदी में तैरते हैं, नहाने जाते हैं। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि गंगा पवित्र नदी है, क्या है, गंगा पवित्र नदी है। चलिए पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं, फिर लिखेंगे मेरे घर में 3 कमरे हैं, ओके। फिर 4 नंबर में लिखिए आप, मैं अपना घर साफ करता हूँ, मैं अपना घर साफ करता हूँ, ओके। तो ये आपको वाक्य में प्रयोग करना है, तो ऐसे होंगे। तो जैसे बाग है वाक्य में, तो उसको भी ऐसे करेंगे, बाग में बहुत सुंदर फूल खिले हैं, है ना, बाग नदी, दोस्त, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरे दोस्त मुझे बहुत मदद करते हैं, है ना। पसंद और कहानी, ये आपके वाक्य है, इसको आपको प्रयोग करना है, ओके। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा कि आपको इस वाक्य में 5 को प्रयोग करके इसी तरह से 4 का करके आपको लिखना है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5 में आपको, प्रश्न 5 में है कहावत, है ना, कहावत है ना, तो हम इसके बारे में अभी करेंगे। यह आपका प्रश्न ये आ रहा है कि कहावतों को अर्थ दिए गए हैं, कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए, है ना। ये कहावत ऐसा है जो अपने क्लास में बच्चों के साथ चर्चा करना है, बताना है कि अक्ल बड़ी या भैंस बड़ी, अक्ल बड़ी या भैंस, आपको ये बताना है कि अक्ल बड़ी है या भैंस बड़ी है। वैसे तो आप देखेंगे तो अक्ल कहाँ है आपका, छोटा है ना, और भैंस कितना बड़ा होता है, तो वो बड़ा है, पर ऐसा नहीं है। अक्ल बड़ी या भैंस बड़ी मीन्स करने का अर्थ यह हुआ शरीर बड़ा होने से की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है, शरीर बड़ा होने से नहीं होता है। हमें अक्ल होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, तभी हम सब काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा विशाल आदमी है ना, और उसके पास कोई अक्ल ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ओके। और उसके आगे एक छोटा व्यक्ति, उसके पास हाइट छोटा है, शरीर छोटा है, हर तरह से ओवरऑल देखिए तो वो छोटा नजर आता है बड़े की अपेक्षा, है ना। बट क्या है, उसके पास दिमाग है, बुद्धि है, अक्ल है, तो इसीलिए कहा गया है अक्ल बड़ी या भैंस बड़ी। तो भैंस हमें क्या होना चाहिए, अक्ल होना चाहिए, वो हमारे लिए मायने रखता है। तो चलिए हम देखते हैं इस कहावत का अर्थ लिखते हैं। लिखिए, कहावतों के अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ मैं आपको वाक्य में प्रयोग करना भी बता रही हूँ। कहावतों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए।
कीजिए, वाक्य है ना, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रयोग कीजिए, राइट। चलिए पहला है आपका क्या है, कहावत का पहला, अक्ल बड़ी या भैंस। यहाँ लिखिए अक्ल बड़ी या भैंस, है ना। अक्ल बड़ी या भैंस, इसका अर्थ है बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। क्या है, बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। चलिए इसको वाक्य में प्रयोग करना मैं आपको बता रही हूँ कि वाक्य में कैसे हम प्रयोग करेंगे, है ना। फिर सेकंड है, आसमान से गिरा खजूर पे अटका। क्या है, आसमान से गिरा खजूर पे अटका। इसका क्या लिखेंगे हम, आसमान से गिरा खजूर पर लिखा अटका। देखिए आसमान से गिरा मान, इसका हम लिखेंगे बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है ना। तो हमारी अक्ल मस्तिष्क में होती है, हमारी अक्ल मस्तिष्क में होती है, हमारा मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में होती है। खोपड़ी हमारी भैंस से बहुत क्या होती है, छोटी होती है। खोपड़ी हमारी भैंस से बहुत छोटी होती है ना। और अक्ल तो उससे भी छोटा होता है, फिर भी अक्ल से बड़ा भैंस होता है। इसका वाक्य में प्रयोग ऐसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, आसमान से गिरा खजूर पर में अटका। खजूर में अटका। इसका अर्थ बताते हैं हम आपको, है ना। अर्थ लिखिए, इसका अर्थ हुआ एक के बाद, यहाँ अर्थ लिखेंगे एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। एक विपत्ति में फंसना, है ना, फंसना। ओके, एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। फिर थर्ड नंबर का है, थर्ड नंबर में लिखिए, आए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास। आए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास, अर्थात इसका मीनिंग क्या होगा, है ना। लिखिए, पहले कहावत लिखते हैं फिर मीनिंग बताते हैं। आए
लिखती हूँ। थ्री नंबर है, आए थे हरि भजन, आए थे हरि भजन, आए थे हरि भजन को पोटन लागे कपास, पोटन पोटन लगे कपास, यहाँ कपास लिखा हमने, है ना। इसका अर्थ यह हुआ अच्छा काम छोड़कर, अच्छा, है ना, अच्छा काम छोड़कर, अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना, महत्वहीन काम में लग जाना, ओके। तो ये आपका है, आप लिखिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट लिखवाते हैं, लिखिए आपने, है ना। नेक्स्ट है 4 नंबर में, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, है ना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। 4 नंबर में है आपका, जो गरजते हैं, लिखिए, जो गरजते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, चलिए, है ना। इसका अर्थ यह हुआ जो डींग मारते हैं वो काम नहीं करते, क्या है, जो डींग मारते हैं, जो डींग मारते हैं, जो डींग मारते हैं, यहाँ लिखती हूँ मैं, देख लीजिए, मारते हैं वे काम नहीं करते, वे काम नहीं करते, है ना। जो डींग मारते हैं वो काम नहीं करते, लिख लीजिए। फिर 5 नंबर वाला मैं लिखवाती हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगी मैं कि आपको कैसे वाक्य में प्रयोग करना है ना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी कि जो डींग मारते हैं वो काम नहीं करते, है ना। चलिए अभी मैं आपको बता रही हूँ, लिख लिया आपने, इरेज करती हूँ। इसका अर्थ यह हुआ बड़ी बड़ी बातें करना, लिखवा दूं। अच्छा, एक बार करके लिखवा दूंगी, बड़ी बड़ी बातें करना वाक्य में प्रयोग करना होगा, तो कैसे करेंगे हम, जो गरजते हैं बरसते नहीं, वाक्य में प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे, फिर जैसी करनी वैसी भरनी। 5 नंबर में लिखिए,
जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, वैसी भरनी। इसका अर्थ क्या हुआ? जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, है ना। तो जैसी करनी वैसी भरनी का क्या होगा? जो जैसा कर्म करेगा वैसा, जैसा करते हैं वैसा उसके अनुसार फल भुगतना पड़ता है। लिख लीजिए, जो जैसा करते हैं, जो जैसा करते हैं उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। फल भुगतना पड़ता है। है ना। तो इसको हम कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दे रही हूँ, आप समझ जाइए। जो जैसा करता है वैसा, गुरुजी अपनी स्कूल में आ रहे थे, है ना, तो वो क्या बोले कि एक युवक एक महिला के गले की सोने की जंजीर, सोने की चेन क्या करता है, उससे छीन लेता है ना। तो वो जाते जाते जब तक उसके आगे से हाथ से वो झपट लेता है, महिला के चिल्लाने के पर लोग पकड़ लेते हैं और खूब पिटाई करते हैं। जब उसे पिटाई होने लगती है तो फिर वही कहावत निकलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा फल भोगेगा। ओके, इसका ये अर्थ हुआ। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि धौल, क्या तुम इस कहानी का उदाहरण सुनते हैं? कोई नहीं गुरुजी, मेरे चाचा जी फिल्म के अभिनेता थे लखनऊ में, है ना। वो अपने स्टूडेंट से चर्चा कर रहा है, अगर आप क्लास में होते तो हम चर्चा करते। तो मेरे चाचा जी लखनऊ में काम आए थे, बहुत कोशिश की पर किसी की मौका नहीं मिला कि उन्हें एक दफ्तर में क्लर्क की चलानी पड़े, है ना। फिर उसके बाद से उन्होंने एक दिन, मैंने उनके मुंह के यहाँ कहावत सुनी थी, आए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास। कहने का मतलब है कि हम आए थे किस काम के लिए और क्या काम हम कर गए, है ना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो डींगे मारते हैं वो काम नहीं करते हैं। बोलते हैं ना, इसका वाक्य में पढ़े करना कि आप तो बस ऐसे ही डींगे मारते हो, ऐसे ही गरजते हो, काम तो कुछ करते ही नहीं है। जैसे आपको काम दिया गया तो बोले हाँ मैं तो कर दूंगा, ऐसे वैसे करें, तो वो काम नहीं। इसी को बोलते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। चलिए, इसमें 5 था, आपको मैंने कहावत लिखा दी, है ना, 2-4 और एक्स्ट्रा लिखा देती हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेकी और पूछ पूछ। नेकी और पूछ पूछ 6 नंबर में एक कहावत है, नेकी और पूछ पूछ। मतलब इसका अर्थ हम बताते हैं आपको। नेकी और पूछ पूछ का अर्थ हुआ अच्छा काम करने के लिए पूछने की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है ना। नेकी और पूछ पूछ, अच्छे काम करने के लिए अर्थ हुआ अच्छे काम करने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। अनुमति की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए